नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th का दूसरा पाठ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसका पहला भाग मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसके अंदर बच्चों हम लोग पुष्प की संरचना क्या होती है और पुष्प के नर जनन अंग की संरचना क्या होती है और उसका विकास कैसे होता है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। सबसे पहली बात बच्चों, पुष्प जो है वो हमारे आवर्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन के स्थल होते हैं। अब पुष्प का विकास कैसे होता है, तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अनेक हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होती है, जिसके फलस्वरूप हमारा पुष्पीय आद्यक यानी कि फ्लोरल प्राइमोर्डिया जो होता है उसमें विभेदन होता है और अग्रिम विकास होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे पुष्प क्रम की रचना होती है। पुष्प कलिकाएं बनती हैं जो बाद में पुष्प को धारण करती हैं। अब ये जो पूरा पॉइंट लिखा है इसको अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं ताकि ये लाइनें अपने दिमाग के अंदर सेट हो सके। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि हमारी जो शाखा होती है उसका जो आगे वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं शूट यानी कि प्ररोह, है ना, प्राइमोडिया। अब ये जो शूट प्राइमोडिया होता है, वैसे तो इस शूट प्राइमोडिया का काम क्या होता है कि ये तने यानी कि शाखाओं का और शाखाओं के ऊपर पत्तियों का विकास करता है। ये आगे आगे वृद्धि करता है जिससे तना और पत्तियां बनती जाती हैं। लेकिन जब हमारा पौधा उसकी एक पर्टिकुलर उम्र हो जाती है, एक एज हो जाती है कि भाई अब ये बड़ा हो गया है और इसमें पुष्प लगेंगे, उस समय और साथ ही साथ मौसम, जब मौसम पुष्प लगने के लिए अनुकूल होता है तो उस हिसाब से पौधे के अंदर कुछ हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, पौधे के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ रासायनिक परिवर्तन आते हैं और इन हार्मोन्स के कारण पौधे के अंदर संरचनात्मक परिवर्तन आना शुरू होता है। संरचनात्मक परिवर्तन आना शुरू होता है और ये संरचनात्मक परिवर्तन हमें किस रूप में दिखाई देता है कि हमारा ये जो शूट प्राइमोडिया था, ये शूट प्राइमोडिया अब हमारा फ्लोरल प्राइमोडिया में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? फ्लोरल प्राइमोडिया में बदल जाता है। फ्लोरल प्राइमोडिया पुष्पीय आद्यक में बदल जाता है। अब भाई पुष्पीय आद्यक में बदलने से होता क्या है वो देखो, उसका ये मतलब है कि अब ये शूट प्राइमोडिया जो पहले तना और पत्तियां बना रहा था, अब जब ये फ्लोरल प्राइमोडिया में बदल गया है तो फिर अब ये तने और पत्तियों का विकास नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ये पुष्प के विभिन्न भागों का विकास करेगा। पुष्प के विभिन्न भागों का विकास करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया कि पुष्प किस तरह से बनना शुरू होते हैं। चलो अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, पुष्प की आंतरिक हमारी संरचना कैसी होती है, पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो मैं बच्चों सीधा सीधा है ना पुष्प के विभिन्न भागों को ना दो भागों में बांट देती हूँ। पहला है हमारे पुष्प के सहायक अंग। सहायक अंग वो अंग होते हैं बच्चा जो लैंगिक जनन स्वयं नहीं करते, है ना, लैंगिक जनन में स्वयं भाग नहीं लेते, लेकिन लैंगिक जनन करने के लिए उनकी हमें आवश्यकता होती है, तो ऐसे अंगों को हम सहायक अंग कहते हैं। तो पुष्प के सहायक अंग होते हैं बाह्य दल और दल पुंज। तो इस चित्र में हम देखें तो ये हरे रंग के बाह्य दल दिखाई दे रहे हैं और ये हमारी पंखुड़ी दिखाई दे रही है जो दल पुंज का एक भाग है। तो ये है पुष्प के सहायक अंग। अब इनके काम क्या होते हैं? सिंपल है। बाह्य दल क्या करता है? जब हमारा पुष्प जो है वो परिपक्व नहीं है, यानी कि जब लैंगिक अंगों का विकास हो रहा है, तो वो पुष्प के लैंगिक जनन अंगों के विकास करने तक, पूरे परिपक्व होने तक उनकी सुरक्षा करने का काम करता है। और दलपुंज क्या करता है बच्चों? दलपुंज है ना, वो जब परागण का काम होगा तब पुष्प के लैंगिक जनन के लिए परागण बहुत जरूरी है ना, तो उस समय ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करेगा। तो ये जो दोनों काम है ये हमारा पुष्प करता है। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं पुष्प के जनन अंगों की।
पुष्प के जनन अंग बच्चों, नर जनन अंग जो होते हैं वो कहलाते हैं पुमंग, और जो पुष्प के मादा जनन अंग होते हैं वो कहलाते हैं जायांग। इस चित्र के अंदर हम देखें अगर तो बच्चों हमें यहाँ पर ये पराग कोश और ये तंतु लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये दोनों जो हैं ये हैं पुंकेसर के भाग। और पुंकेसर क्या है? पुंकेसर इस पुमंग की एक इकाई का नाम है, यानी कि बहुत सारे पुंकेसर जब मिलते हैं तो वो पुष्प के नर जनन अंग यानी कि पुमंग को बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जायांग, जायांग की जो एक इकाई होती है बच्चों हम उसको कहते हैं स्त्री केसर। और स्त्री केसर के बच्चों 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ये थे बच्चों हमारे पुष्प के सहायक अंग और जनन अंग। अब हम लोग बच्चों पुष्प के नर जनन अंग यानी कि पुमंग को इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी संरचना भी पढ़ेंगे और इसका विकास कैसे हुआ है वो भी पढ़ेंगे। पुष्प के नर जनन अंग के ऊपर आते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बच्चों बताया था कि पुष्प के नर जनन अंग पुमंग कहलाते हैं और पुमंग की जो एक इकाई होती है वो पुंकेसर कहलाती है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मैं आपको ना पुंकेसर की संरचना के बारे में ही बताऊंगी। तो बच्चों पुंकेसर के है ना सीधे सीधे 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो है वो होता है इसका एक लंबा पतला तंतु जिसको कि हम डंठल भी कहते हैं। ये है इसका तंतु, डंठल या फिलामेंट। और इसके ऊपर बच्चों हमारे पास में जो संरचना लगी हुई होती है ये कहलाती है पराग कोश। ये पराग कोश बच्चों वो संरचना होती है जिसके अंदर पराग कणों का विकास होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझेंगे हम लोग कि भाई ये तंतु का काम क्या है। पराग कोश का काम तो हमें पता चल गया, तंतु का काम क्या है। सीधी सी बात है कि बच्चों तंतु का ये जो समीपस्थ सिरा है ये है तंतु का समीपस्थ सिरा। ये जो समीपस्थ सिरा या समीपस्थ शोर है इसकी मदद से हमारा ये जो तंतु है ये पुष्पासन के ऊपर लगा हुआ रहता है। ये पुष्पासन है और इस पुष्पासन के ऊपर हमने अभी पीछे चित्र में भी देखा था कि भाई चक्र के अंदर पुंकेसर लगे हुए हैं। तो इस तरह से तंतु का जो समीपस्थ शोर है वो पुष्पासन से जुड़ जाएगा और यहाँ पर पुंकेसर अटैच हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये मैं एक दल बना रही हूँ, एक पंखुड़ी बना रही हूँ। तो कई बार बच्चों पुंकेसर जो है वो पुष्पासन के साथ में नहीं जुड़ता बल्कि वो इस दल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर तंतु का समीपस्थ सिरा दल के साथ में जुड़ जाता है और पुंकेसर को दल के साथ में जोड़कर रखता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से बच्चों याद रखना है। अब आप किसी भी बगीचे में जा सकते हो, वहाँ पर पुष्प तरह तरह के लगे हुए होंगे, उनको आप हाथ में लेना और उनमें किस तरह से पुंकेसर है संख्या के आधार पर आप देखना, पुंकेसर के तंतु की लंबाई के आधार पर देखना, तो आपको तरह तरह के पुंकेसर बगीचे के अंदर आराम से दिखाई देंगे। और साथ ही साथ आप वो किस तरह से पुष्प के अंदर जुड़े हुए हैं इसको जरूर देखना। चलो आगे हम लोग बात करते हैं पराग कोश की बाह्य संरचना की। तो देखो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था पराग कोश को मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है कि भाई हमारे पराग कोश के अंदर 2 पालियां उपस्थित हैं, यानी 2 बड़े बड़े चैम्बर हैं, है ना, चैम्बर नंबर 1, चैम्बर नंबर 2। तो पराग कोश को हम कहते हैं कि पराग कोश हमारा द्विपालित संरचना होती है। अब मैं इसका इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन काटूं, अनुप्रस्थ काट काटूं, और अगर मैं इस अनुप्रस्थ काट के अंदर पराग कोश को देखने की कोशिश करूं कि मुझे कैसा दिखता है, तो देखो मैं यहाँ एक चित्र बनाती हूँ। ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर बच्चों मैं एक लाइन खींच रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो मैंने लाइन खींची है इससे मैंने इस पराग कोश को 2 भागों में विभाजित कर दिया। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 और यहाँ पर 2। ये जो मैंने यहाँ 1 और 2 लिखे थे, 2 पालियाँ बनाई थी, ये जो लाइन खींची है वो मुझे ये बता रही है कि ये दोनों अलग अलग पालियाँ हैं। तो इस तरह से पराग कोश के अंदर 2 पालियाँ मैंने प्रदर्शित करी है। अब देखो बच्चों मैंने यहाँ पर भी ना एक खांच बनाई है।
यानी इस कांच से मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि हमारा जो प्रत्येक पाली है, ये 1 नंबर पाली और ये 2 नंबर पाली, तो प्रत्येक पाली भी अंदर से 2 भागों में विभाजित है और ये जो 2 भाग हैं ये कहलाते हैं कोष्ठ। ठीक है, तो हमारे एक पराग कोश के अंदर, इस पूरे एक पराग कोश के अंदर हमारे पास कुल 4 कोष्ठ हैं। एक पराग कोश के अंदर कोष्ठों की संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो कितनी है, हमारे पास में 4 कोष्ठ उपस्थित हैं। अगर इसी सवाल को आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए कि बताओ एक पाली के अंदर, पराग कोश की एक पाली के अंदर कितने कोष्ठ उपस्थित हैं, तो एक पाली के अंदर कोष्ठों की संख्या है बच्चों 1 और 1 2। समझ में आई मेरी बात? तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है। आपकी किताब के अंदर जो लाइन लिखी है वो कैसे लिखी हुई है कि हमारा जो पराग कोश होता है वो द्विपालित होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, इसलिए हम इसको द्विकोष्ठीय भी कहते हैं। तो कई बार एमसीक्यूज क्वेश्चन के अंदर द्विपालित और द्विकोष्ठीय लिखा हुआ होता है, तो हमें इसके प्रश्न को पढ़ के फिर इस ऑप्शन को सही से आंसर देना है। अगर आपसे पूरे पराग कोश के अंदर कोष्ठों की संख्या पूछी जाए तो वो हमेशा 4 कोष्ठ होंगे, और एक पाली के अंदर पूछी जाए तो पराग कोश के अंदर एक पाली के अंदर 2 कोष्ठ उपस्थित होते हैं। इस पॉइंट को अच्छे से समझ के रखना, ठीक है। पराग कोश के अंदर यहाँ पर कुछ संयोजी ऊतक उपस्थित होते हैं। इस पॉइंट का नाम होता है बच्चों संयोजी। इसका क्या काम होता है, अभी हमने पढ़ा था कि भाई हमारा पराग कोश जो है ना वो तंतु के ऊपर लगा हुआ रहता है, तो तंतु जो है वो इस संयोजी ऊतक के साथ, मतलब ये जो संयोजी पॉइंट है ना, यहीं पर आकर पराग कोश के साथ में जुड़ता है। ठीक है, तो संयोजी के कारण ही पराग कोश तंतु के ऊपर लगा हुआ है। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो देखना, ये जो बच्चों दोनों खांच वाला पोर्शन है ना, जहाँ 2 कोष्ठ को हमने विभेदित किया है, यहाँ से बच्चों या पूरे, ये मैं पूरा आप देखो पराग कोश लंबाई में बना रही हूँ, है ना, ये मैंने पूरा पराग कोश ऐसे बनाया है। तो यहाँ पर बच्चों एक लाइन पाई जाती है, इस खांच के अंदर एक लाइन पाई जाती है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस का क्या मतलब है कि जब हमारा ये पराग कोश के अंदर बच्चों पराग कण बन जाएंगे और वो पराग कण परिपक्व हो जाएंगे, तो उनको पराग कोश से बाहर तो आना पड़ेगा। बाहर कहाँ से आएंगे, तो ये जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है, यहाँ से हमारा पराग कोश फट जाएगा, यहाँ से पराग कोश फट जाएगा और ये सारे पराग कण हवा के अंदर बाहर आराम से प्रकीर्णित हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना लाइन ऑफ डेहिसेंस कभी भी 2 पालियों के बीच में नहीं होती, कभी भी यहाँ लाइन ऑफ डेहिसेंस नहीं है। लाइन ऑफ डेहिसेंस हमेशा एक पाली के अंदर जो हमारे दोनों कोष्ठ हैं उसके बीच में उपस्थित होती है। इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है, इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी पराग कोश की बाहरी संरचना। अब चलते हैं आगे और पराग कोश की आंतरिक संरचना की बात करते हैं। तो बच्चों पराग कोश की आंतरिक संरचना को हम अगर देखें तो मैं वापस एक पराग कोश का चित्र यहाँ पर थोड़ा सा बनाती हूँ और फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ से बस ये इतना सा जो भाग है इसको आपको डिटेल में समझाने जा रही हूँ। यहाँ पर बच्चों पराग कोश की आंतरिक संरचना को देखें तो पराग कोश के अंदर कुल 4 परतें पाई जाती हैं, कुल 4 परतें होती हैं। इसकी जो बाहर की भित्ति है ना, मतलब पूरी, वहाँ पर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें से जो सबसे बाहर की लेयर होती है बच्चों, ये सबसे बाहर की लेयर मैंने बना दी, ये होती है अंतस्त्वचा, जिसको हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। यहाँ पर है ना बच्चों इस तरह से एक कोशिकाओं की बनी हुई लेयर उपस्थित होती है। तो यहाँ पर एक ही लेयर उपस्थित है, इस तरह से एक कोशिकाओं से बनी हुई, ये कहलाती है एपिडर्मिस या अंतस्त्वचा। अब हमें पता ही है भाई ये एपिडर्मिस है, ये सुरक्षात्मक आवरण का कार्य कर रही है। इसके बाद में बच्चों एक और लेयर उपस्थित होती है, वो भी है ना इसी तरह से एक कोशिकाओं से बनी हुई लेयर होती है, इसी तरह से, है ना।
ये दूसरी जो लेयर मैंने बनाई ये कहलाती है अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम भी इस लेयर को हम कहते हैं। अब इस लेयर के बाद में बच्चों यहाँ पर तीसरी लेयर उपस्थित होती है। तीसरी जो लेयर होती है ना, उसमें क्या होता है बच्चों की, वो एक सिंगल कोशिकाओं की बनी हुई लेयर नहीं होती है। वहां पर क्या होता है, 2-3 परतें उपस्थित होती हैं। जैसे मैंने ये एक बनाई, ये मैंने एक और बना दी, है ना। इस तरह से यहाँ पर 2-3 लेयर्स से बनी हुई एक परत पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं मध्य परत। मध्य परत। अब इन तीनों परतों का काम क्या है? ये जो बच्चों तीनों परतें हैं ना, ये तीनों हमारे पराग कोश की सुरक्षा करती हैं। ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण होता है। सुरक्षा क्यों कर रही है भाई? ताकि अंदर जो हमारे पराग कण विकसित हो रहे हैं वो प्रॉपर अच्छी तरह से विकसित हो जाए। इसके बाद बच्चों जो चौथी लेयर आती है, चौथी लेयर की जो कोशिकाएं होती है ना, वो अपेक्षाकृत थोड़ी बड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी कोशिकाओं की ये एक लेयर उपस्थित होती है और इस लेयर का नाम होता है टैपिटम। इस टैपिटम से ना बच्चों बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब मैं पहले आपको इससे जितने प्रश्न बन रहे हैं ना वो सारे यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है टैपिटम की विशेषता क्या होती है, कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है। तो देखो बच्चों, टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो आकार में अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। दूसरी बात, इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है वो बहुत ही सघन होता है और उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसीलिए ये जो परत होती है ना, इसका कार्य क्या होता है, ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तीसरी विशेषता, इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रकों की संख्या 1 से अधिक होती है। ठीक है, एक कोशिका के अंदर 1 से अधिक केंद्रक उपस्थित हो सकते हैं। अब इसका कार्य क्या था? कार्य है पोषण प्रदान करना। पोषण किसको प्रदान करना? जो विकसित होते हुए पराग कण हैं उनको ये पोषण प्रदान करती है। एक प्रश्न ये भी आता है, देखो अगर किसी पादप के अंदर इस टैपिटम का मान लो समुचित विकास नहीं हुआ तो क्या हमारे जो परागकण हैं वो जीवनक्षम बन पाएंगे? क्या वो वाइबल होंगे? क्या वो अच्छे परागकण होंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है? नहीं, क्योंकि टैपिटम अच्छी नहीं बनी है तो परागकणों का विकास भी अच्छी तरह से होना संभव नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमने पढ़ी 4 पराग कोश की जो लेयर्स उपस्थित हैं। ठीक है, 3 सुरक्षात्मक हैं और 1 का काम है पोषण देना। अब इसके बाद बच्चों हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा कि अब इसके अंदर बच्चों हमारे पास एक लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी। ठीक है, अब ये लघु बीजाणुधानी बनी भी किससे है? ये क्या है? ये है लघु बीजाणुधानी। अब लघु बीजाणुधानी किससे बनती है बच्चों? इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो सजातीय कोशिकाएं होती हैं। सजातीय कोशिकाएं मतलब सारी की सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं, इन सब का गुण एक जैसा होता है। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये कैसी कोशिकाएं हैं? याद रखोगे, ये सारी हमारी सजातीय कोशिकाएं हैं। ठीक है, और इन सजातीय कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और इन सजातीय कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं बीजाणुजन ऊतक। ठीक है, तो हमारी इस लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या उपस्थित है? बीजाणुजन ऊतक उपस्थित है। बीजाणुजन ऊतक की जो एक कोशिका है, हर एक कोशिका, उसको हम कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसको मैं आगे लिखूंगी PMC। आप याद रखोगे, पोलन, P फॉर पोलन। पराग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलन। ठीक है, तो पोलन बनाने वाली मदर कोशिका है, इसलिए मैं इसको आगे शॉर्ट में PMC लिखूंगी। आप याद रखना, PMC मतलब लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, तो हमारे बीजाणुजन ऊतक के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित हैं।
तो ये थी बच्चों हमारे पराग कोश की आंतरिक संरचना। चलो आगे चलते हैं। मैंने आपको लघु बीजाणुधानी की संरचना भी पीछे ही समझा दी, थोड़ा सा और देख लो क्या है। ये हमारी लघु बीजाणुधानी है और इसके अंदर सजातीय कोशिकाओं का समूह उपस्थित है और ये सजातीय कोशिकाएं जो हैं ये सब मिलकर बीजाणुजन ऊतक कहलाती हैं। ठीक है, अब इसकी जो ये एक पॉलन मदर सेल है, इससे लघु बीजाणु या परागकण कैसे बनता है हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो पॉलन मदर सेल है इसकी सूत्र गुणिता होती है डिप्लॉइड, द्विगुणित। ये कैसी है? द्विगुणित कोशिका है। ठीक है, सूत्र गुणिता के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, याद रखोगे। ठीक है, तो पॉलन मदर सेल या लघु बीजाणु मातृ कोशिका, इसकी सूत्र गुणिता होती है डिप्लॉइड। अब बच्चों क्या होता है, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। हम जानते हैं कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो हमारी एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का विकास होता है। एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के बाद में कितनी कोशिकाओं में बदल जाती है? 4 कोशिकाओं में बदल जाती है ना। विभाजन हो गया, 4 कोशिकाएं बन गई। और ये जो कोशिकाएं बनती हैं अर्धसूत्री विभाजन के बाद में, इनकी सूत्र गुणिता हमें पता है भाई, ये हमेशा अगुणित होती है ना। अर्धसूत्री विभाजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन हो गया, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह गई है ना, इसीलिए अर्ध सूत्र मतलब गुणसूत्र, आधे रह गए गुणसूत्र, इसलिए हम उसको अर्धसूत्री कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारे 4 एक पॉलन मदर सेल से हमारे पास 4 अगुणित कोशिकाएं बन गई। और ये जो चारों अगुणित कोशिकाएं हैं ये कुछ इस तरह से एक लघु बीजाणु चतुष्क बनाकर रहती हैं। ये कहलाता है लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है, अभी ये चारों एक ऐसे कह सकते हैं अपन एक परत के अंदर बंद है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब परागकण मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो ये चारों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और ये चारों परागकण में विकसित हो जाती हैं। यानी कि एक पॉलन मदर सेल से, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बच्चों 4 परागकणों का विकास हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उसको समझना आप। मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ और आप थोड़ा दिमाग लगाना उस प्रश्न के ऊपर कि भाई एक लघु बीजाणुधानी के अंदर मेरे पास 10 पॉलन मदर सेल है। ठीक है, 10 पॉलन मदर सेल है। अब मेरा प्रश्न है, आप मुझे बताइए कि 10 पॉलन मदर सेल से कितने परागकण विकसित होंगे? 10 पॉलन मदर सेल से कितने परागकण विकसित होंगे? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 40 परागकण, क्योंकि एक पॉलन मदर सेल से 4 परागकण विकसित हो रहे हैं, तो 10 से 40 परागकण। अब देखो मेरा प्रश्न, मैं थोड़ा सा प्रश्न को बदल रही हूँ। मेरा प्रश्न है, आप मुझे बताइए कि यदि प्रत्येक, ठीक है, मैंने शब्द काम में लिया प्रत्येक, यानी कि हर एक, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर 10 पॉलन मदर सेल हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि एक परागकोश से कितने परागकण निकलेंगे? प्रश्न समझ में आया? प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर 10 पॉलन मदर सेल हैं, तो आपको बताना है एक परागकोश से कितने परागकण निकलेंगे। विचार करें, प्रश्न कैसे हल हो रहा है, क्या पूछा गया है, आपको प्रश्न में क्या कहा गया है वो सोचें। आपको कहा गया कि भाई 10, 10, 10 और 10, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर
10-10 पॉलेड मदर सेल उपस्थित है। ठीक है, हमें पता है एक पॉलन मदर सेल से 4 परागकण बनते हैं। इस पूरे पराग कोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी है, तो टोटल हमारे पास पूरे पराग कोश के अंदर हो गए 40 पॉलन मदर सेल, और 40 इंटू 4 160 परागकण। तो एक पूरे पराग कोश के अंदर 160 परागकण बनेंगे। ठीक है, अगर आपसे इसी प्रश्न को ऐसे पूछ लिया जाता कि प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में 10 पॉलन मदर सेल हैं, तो बताओ पराग कोश की एक पाली के अंदर, पराग कोश की एक पाली के अंदर कितने परागकण बनेंगे, कितने परागकण बनेंगे एक पाली के अंदर। पाली की बात कर ली, यानी कि हम इतने भाग की बात कर रहे हैं, तो 20 पॉलन मदर सेल, एक पाली में 2 बीजाणुधानी होती है, तो 20 पॉलन मदर सेल, तो 20 इंटू 4 यानी कि 80 परागकण बनेंगे। तो बच्चों प्रश्न की भाषा के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत फोकस करना है। तो इस तरह से बच्चों परागकण का जनन होता है। मेन पॉइंट क्या है, हमें द्विगुणित से अगुणित कोशिकाएं बनानी है, एक पॉलन मदर सेल से 4 परागकण विकसित करने हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। परागकण की संरचना देखो, अभी हमने चतुष्क देखा था, है ना, लघु बीजाणु चतुष्क, जहां 4 परागकण बंद थे एक पोटली के रूप में। अब हम एक सिंगल परागकण की संरचना की बात करेंगे बच्चों। तो जो अपरिपक्व परागकण होता है वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसकी हमें 2 भित्तियां दिखाई देती हैं, और ये इसके अंदर का कोशिका द्रव्य और ये इसके अंदर का केंद्र। ठीक है, लेकिन जब ये परिपक्व होता है, ठीक है, परागकण ये अभी कैसा है, अपरिपक्व है, अपरिपक्व। अब ये धीरे धीरे ना परिपक्व होगा। तो परिपक्व परागकण की संरचना कैसी होती है और इसका विकास कैसे होता है, वो हमें ध्यान देने वाली बात है। धीरे धीरे बच्चों इसमें क्या होता है, एसिमेट्रिकल, असममित विभाजन होता है। असममित विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि इसके अंदर ना 2 कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं। ये इसके बाहर की 2 भित्तियां, अब इसके अंदर 2 कोशिकाएं बन गई। एक कोशिका तो जो है बच्चों वो बड़ी कोशिका बनती है, इसका केंद्रक भी थोड़ा अनियमित होता है और आकार में बड़ा होता है, और दूसरी कोशिका जो होती है वो छोटी कोशिका बनती है, इस तरह से। अब ये एक बड़ी कोशिका जो बनी है ये कहलाती है कायिक कोशिका, और ये जो दूसरी छोटी कोशिका बनी है ये कहलाती है बच्चों जनन कोशिका। अब देखो दोनों कोशिकाओं की कुछ विशेषता है। विशेषता क्या है कि हमारी ये जो कायिक कोशिका है इसका जो केंद्रक, पहला बात तो इसका आकार, इसका आकार कैसा है भाई, आकार में ये बड़ी है। दूसरा पॉइंट, इसका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, उसका जो शेप होता है वो अनियमित होता है। और तीसरी बात, इसका जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें बहुत सारा पोषक पदार्थ भरा हुआ होता है। पोषक पदार्थ युक्त सघन कोशिका द्रव्य इसके अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, अब सघन कोशिका द्रव्य उपस्थित है इसलिए ये पोषण देने का कार्य करती है। इसका काम क्या है, पोषण देना। किसको पोषण देने का काम करती है, विकसित होते हुए नर युग्मकों को। जो नर युग्मक विकसित हो रहे हैं उनको पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरी कोशिका के ऊपर, जनन कोशिका के ऊपर। जनन कोशिका में फिर बच्चों विभाजन होता है, और विभाजन होने के कारण जनन कोशिका से फिर 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, और ये जो 2 कोशिकाएं होती है बच्चों ये कहलाती हैं नर युग्मक। तो ये जनन कोशिका से 2 कोशिकाएं बन गई, ये बन गई नर युग्मक। ठीक है, अब ये दोनों हमारे परिपक्व परागकण हैं।
ये जो परागकण है इसको हम कहते हैं दो कोशिकीय परागकण। दो कोशिकीय परागकण। और ये जो है ये कहलाता है तीन कोशिकीय परागकण। ठीक है, तो आपसे परिपक्व परागकण की चित्र भी पूछा जाता है, उसका विकास कैसे हुआ, कैसे असममित विभाजन हुआ, ये भी पूछा जाता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखने। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे, एक प्रश्न यहाँ छुपा हुआ होता है कि हमारे जो 60% आवर्तबीजी पौधे होते हैं उसमें जो परागकणों का प्रकीर्णन है, परागकण जो पराग कोश से बाहर निकलते हैं, तो 60% में तो दो कोशिकीय अवस्था में परागकण निकल जाते हैं। लेकिन बाकी जो बचे हुए 40% आवर्तबीजी पौधे होते हैं उसमें जनन कोशिका के अंदर विभाजन होता है, उससे दो नर युग्मक बनते हैं और इस तीन कोशिकीय अवस्था के अंदर परागकण जो है वो प्रकीर्णित हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट और हमें डिस्कस करना है परागकण की संरचना में, वो है परागकण की, जो मैंने कहा था कि भाई इसकी ये दो भित्तियां होती हैं। यहाँ पर मैं समझाती हूँ, आंतरिक भित्ति और बाह्य भित्ति। बाह्य भित्ति को हम कहते हैं बाह्य चोल और आंतरिक भित्ति कहलाती है अंतःचोल। ठीक है, एक्साइन और इंटाइन, एक्साइन और ये है इंटाइन। इसके ऊपर बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसको जरा आप ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ एक्साइन की, यानी कि हमारा जो ये बाह्य चोल है इसमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बात होती है बच्चों, जो हमारा बाह्य चोल होता है वो एक बहुत ही विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना हुआ होता है। उस कार्बनिक पदार्थ का नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। कार्बनिक पदार्थ है, पदार्थ का नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन। ये बच्चों ऐसा पदार्थ होता है जिसको अपघटित करने वाला हमें अभी तक कोई भी एंजाइम पता नहीं है। हम इसको किसी भी एंजाइम से अपघटित नहीं कर सकते, ना ही हमें कोई ऐसा अम्ल पता है और ना ही ऐसा कोई क्षार पता है जो इसको अपघटित कर सके। तो इसको हम आसानी से अपघटित नहीं कर सकते, निम्नीकृत नहीं कर सकते। ये बहुत ही प्रतिरक्षी कार्बनिक पदार्थ होता है जिससे हमारा बाह्य चोल बना हुआ होता है और बहुत उच्च ताप के ऊपर भी, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी ये अपघटित नहीं होता। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। अब ये इतना कठोर पदार्थ है, अब तक का ज्ञात सबसे ज़्यादा कठोर कार्बनिक पदार्थ है। तो इस कार्बनिक पदार्थ के कारण ही हमारे जो परागकण है वो जब हमें कभी कोई जीवाश्म मिलते हैं तो उन जीवाश्म के अंदर भी हमें बहुत से परागकण जो है वो संरक्षित अवस्था में मिल जाते हैं और उसका कारण ये स्पोरोपोलेनिन होता है। बच्चों ये जो हमारे बाह्य चोल होती है ये पूरी ऐसी ना सतत लेयर नहीं होती। स्पोरोपोलेनिन की इसके ऊपर सतत परत चढ़ी हुई नहीं होती। इसमें एक जगह ऐसी होती है बाह्य चोल में जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है, यहाँ स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है। इस जगह का नाम होता है जनन छिद्र। जनन छिद्र, तो जनन छिद्र बाह्य चोल में वह स्थान है, वह पॉइंट है जहां पर हमारी स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। अब इससे हमें क्या फायदा होने वाला है? इससे हमें ये फायदा है कि बच्चों जब इस परागकण का अंकुरण होगा तो अंकुरित होते हुए परागकण से पराग नली बाहर आती है, तो पराग नली इस जनन छिद्र में से आसानी से निकलकर बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये परागकण के अंकुरण में ये जनन छिद्र जो है वो हमारी मदद करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे हमारे बाह्य चोल के। अब आ जाते हैं हम अंतःचोल के ऊपर। बच्चों हमारा जो अंतःचोल या जो हमारा इंटाइन होता है, इंटाइन की विशेषता क्या होती है कि ये दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन।
सेलुलोज एंड पैक्टिन, दो पदार्थों से मिलकर ये बना हुआ था। इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चों और, जब ये हमारी पराग नली बाहर आती है तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई अंकुरित होते हुए परागकण की जो पराग नली है वो किन पदार्थों से बनी होती है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ये जो पराग नली है ये वास्तव में क्या है, ये जो हमारी इंटाइन या अंतःचोल है यही तो बाहर निकल कर आया है ना। तो हमारी पराग नली जो है उसकी बाहरी भित्ति भी सेलुलोज या पैक्टिन की ही बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारे परागकण की पूरी संरचना, जिसमें हमने दो प्रकार की भित्तियों की डिटेल पढ़ी और कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों की डिटेल पढ़ी। चलो आगे हम बात करते हैं भाई, जो हमारे परागकण होते हैं बच्चों ये हमारे लिए लाभदायक भी हैं तो हमें कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इस पैराग्राफ को देखो, यहाँ पर हमें बताया गया कि परागकण हमारे कैसे नुकसान करते हैं। देखो, जब बच्चों पराग कोश में से परागकण बाहर हवा में फैल जाते हैं तो हवा के अंदर फैलकर ये हमारे श्वास मार्ग से होते हुए हमारे श्वसन तंत्र में भी प्रवेश कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे श्वास नली के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब होता क्या है कि कुछ लोगों के अंदर, सबके अंदर नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जब श्वास नली में परागकण आ जाते हैं तो वो बहुत से लोगों में एलर्जी का कारण बनते हैं, और एलर्जी के कारण कुछ लोगों में ये एलर्जी बहुत भयंकर हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो उनमें गंभीर एलर्जी हो जाती है जिससे श्वसनीय वेदना यानी कि सांस नली में उनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम उनके बढ़ती जाती है ना, हाँ बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक हो जाते हैं तो उनके एक और प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाता है, उनको धीरे धीरे कुछ श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे दमा है, श्वसनीय शोथ है, ये होना शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है बच्चों, वैसे तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है, लेकिन आपको एक पौधे का नाम यहाँ पर याद करना है। उसका नाम है गाजर घास, या उसको हम पार्थेनियम भी कहते हैं। ये बच्चों एक बाहर से आया हुआ पौधा है, पहले हमारे देश में नहीं होता था, लेकिन बाहर से जब हमने गेहूं को आयात किया तो गेहूं के साथ में ये पौधे हमारे देश में पहुंच गए। उसके कारण इसके जो परागकण होते हैं वो भयंकर एलर्जी पैदा करते हैं। तो इस पौधे का नाम भी कई बार हमारे प्रश्न में पूछा जाता है। तो इसको हमें पार्थेनियम या इसको हम कहते हैं गाजर घास, इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं लाभ के ऊपर। तो परागकण जो है ना वो बहुत सारे पोषक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए उनको हम फूड सप्लीमेंट की तरह, आहार संपूरकों की तरह हम उनको काम में लेते हैं। तो इसकी टैबलेट्स भी मार्केट में मिलती हैं और इनसे सिरप्स भी बनाए जाते हैं जिसको हम लेकर फूड सप्लीमेंट की तरह ले सकते हैं। अब दिया किसको जाता है इसको, तो बच्चों जो धावक होते हैं, खिलाड़ी एथलीट्स होते हैं वो, और जो दौड़ रेस वाले घोड़े होते हैं, धावक घोड़े होते हैं, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उनको ये टैबलेट्स या सिरप जो है न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के रूप में दी जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ से बच्चों याद करते हुए चलना है। अगली बात देखो, अगली बात है वो है कि पराग कणों को हम एक और काम में ले रहे हैं, वो है फसल प्रजनन कार्यक्रम। फसल प्रजनन कार्यक्रम, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे उन्नत किस्म के पौधे हैं, बहुत अच्छी किस्म के पौधे हैं, उन उन्नत किस्म के पौधों को हम, उनके जो पराग कण होते हैं उन पराग कणों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके हम उनको भंडारित कर लेते हैं, है ना, एक जगह पर स्टोर कर लेते हैं, और इस जगह का नाम हम रखते हैं पॉलन बैंक, है ना, परागकण बैंक। अब इसका यूज क्या है, अब जब परागकण बैंक के अंदर हमने पॉलन ग्रेन्स इकट्ठा कर लिए, अब हमें कोई बहुत उन्नत किस्म की और फसलें तैयार करनी है। फसल प्रजनन कार्यक्रम में हमें फसलों में कुछ सुधार करना है, तो हम क्या करेंगे कि पॉलन बैंक में से इन परागकणों को लेकर फसल प्रजनन कार्यक्रम में उनको काम में लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे काम आते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है, वो है कि हम पॉलन बैंक के अंदर पॉलन ग्रेन को स्टोर कैसे करते हैं। तो स्टोर करने के लिए बच्चों देखो, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -190 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इन पराग कणों को हम स्टोर करके रखते हैं। तो इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन बनता है। तो ये थे बच्चों पराग कण का लाभ और हानि। ओके,
अब देखो एक प्रश्न और यहाँ पर छुपा हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर, इसको अपन देखते हैं कि परागकण जो है उनकी जीवन क्षमता कितने समय की होती है। तो वैसे तो अलग अलग पौधों में परागकणों की जीवन क्षमता अलग अलग होती है। ये कुछ मिनट से लेकर कई घंटों या कई महीनों तक की भी हो सकती है। पर हमें यहाँ पर याद क्या रखना है वो देखो, हमें यहाँ पर याद रखना है एक तो गेहूं का नाम और एक धान का नाम। क्यों? क्योंकि इनकी परागकण की जीवन क्षमता लगभग 30 मिनट में हो जाती है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हमारी किताब में दिए हैं और यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये 2 एग्जाम्पल हमें याद रखने। फिर बच्चों हमें याद रखनी 3 फैमिलीज कौन सी है? रोजेसी, गुलाब के फूल वाली फैमिली, दूसरी है लेग्यूमिनेसी, दाल वाली फसलों की फैमिली, और तीसरी है सोलेनेसी, जिसमें हमारे बैगन है और धतूरा है, ये सारे पौधे आते हैं, है ना। तो ये 3 क्यों याद रखनी है? क्योंकि इनकी जीवन क्षमता कई महीनों तक बनी रहती है। ये उदाहरण हमारी किताब में दिए हैं, इसलिए ये हमें अच्छे से याद करने। क्वेश्चंस किताब से बाहर जनरली नहीं बनते हैं। ओके, तो ये बच्चों हमारा पूरा टॉपिक था जहाँ पर अपन ने पुष्प कैसे विकसित हो रहे हैं, पुष्प के नर जनन अंगों का विकास कैसे हो रहा है, उनकी संरचना कैसी है, सारी बातों को हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसके सेकंड पार्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलने आऊँगी। नमस्ते।